हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने एम्फाइसेमा पढ़ा था जिसमें हमने उसके टाइप्स कवर किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एम्फाइसेमा का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एम्फाइसेमा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम्स। वो पेशेंट जो एम्फाइसेमा से पीड़ित है, जिसको एम्फाइसेमा हुआ है, उसमें हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन लिप्स का और फिंगर्स का देखने को मिलेगा। यानी उसके लिप्स और जो फिंगर्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, ब्लू कलर की हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी की वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए उसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट को अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है वो, तो इसलिए क्या होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो सांसें होती हैं वो छोटी छोटी आती हैं, तो इसलिए क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। परसिस्टेंट कफ, पेशेंट को लगातार कफ होगा, खांसी आएगी। चेस्ट पेन होगा क्योंकि ज़्यादा जोर पड़ रहा है उसके लंग्स पर और उसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए स्पुटम और फ्लेम प्रोडक्शन। खांसी आएगी तो खांसी के साथ साथ उसे क्या होगा, बलगम भी आएगा। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और जब उसको एम्फाइसेमा हो जाता है तो उसको क्या होगा, जल्दी जल्दी जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, अदर इन्फेक्शंस भी उसको होते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है कॉजेस, कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से एम्फाइसेमा हो जाता है। टोबैको स्मोक, अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे बीड़ी में हो, सिगरेट में हो या फिर डायरेक्टली हो, तो आपको चांसेस हैं कि पेशेंट को एम्फाइसेमा हो जाए। नेक्स्ट है मैरिजुआना स्मोक, यानी गांजे की स्मोक। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में व्हीकल्स का धुआं हो गया, डस्ट हो गई, तो ये भी कारण बनती है एम्फाइसेमा का। केमिकल फ्यूल्स एंड डस्ट। केमिकल फ्यूल्स में क्या आएगा, आपके जो केमिकल्स हैं उनसे जो धुआं आ रहा है फैक्ट्रीज वगैरह से, जो डस्ट निकल रही है वो। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होता है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लीवर से हमारे प्रोड्यूस होता है ये। तो अगर उसकी कमी है तो उसकी कमी से भी आपको एम्फाइसेमा हो सकता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है, एज। एज में अगर जो पेशेंट है, जो बंदा है, वो अगर 40 to 60 ईयर्स का है कोई भी, तो उसको रिस्क है, चांसेस हैं कि हाँ उसे एम्फाइसेमा हो सकता है। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, लगातार स्मोकिंग कर रहा है कोई, ठीक है, तो उसको भी चांसेस हैं कि उसको एम्फाइसेमा हो सकता है, या अदर लंग डिसीज उसको हो सकती है। एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोकर। सेकेंड हैंड स्मोकर का मतलब है कि अगर हमारे घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है और हम उसके पास बैठे हैं, या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से उसका जो फ्यूम्स है, उसका जो धुआं है सिगरेट वगैरह का, बीड़ी वगैरह का, वो हमारे अंदर जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है किसी भी तरह से, तो ये क्या हो गया, सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो गई। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू फ्यूम्स और डस्ट, इसमें आपकी कॉटन डस्ट हो गई, ठीक है, वुडन डस्ट हो गई, लकड़ी का काम करते हैं जो वर्कर्स, उससे जो लकड़ी से बुरादा निकलता है उसके थ्रू हो गया। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, ईंट के भट्टे से जो धुआं निकलता है, या पराली जलाते हैं, और इस तरह की जो डस्ट और फ्यूम्स हो गए, उससे भी चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को एम्फाइसेमा हो सकता है, क्योंकि उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस, कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को एम्फाइसेमा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी जिसमें हम उसके साइन सिम्टम्स वगैरह पूछेंगे, उसकी हेल्थ के बारे में पूछेंगे। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में पहले किसी को एम्फाइसेमा हो रखा है तो चांसेस हैं कि पेशेंट को आगे भी उसकी फैमिली में किसी को एम्फाइसेमा हो जाए। एबीजी टेस्ट होगा। एबीजी टेस्ट में ब्लड टेस्ट होता है, ये एक आर्टेरियल ब्लड गैस इसमें चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है एलएफटी। एलएफटी होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपके जो लंग्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं, कितनी एक्सहेल कर रहे हैं, और कितनी अपने अंदर रोक पा रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे से भी पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को एम्फाइसेमा हुआ है या नहीं। देन सिटी स्कैन करके भी पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल है लाइफ स्टाइल चेंजेस। हमारा जो पेशेंट है उसके हम जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके उसमें बदलाव लाके भी उसको ठीक कर सकते हैं, एंड मेडिसिन चलाना भी ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल चेंजेस में क्या क्या कर सकते हैं हम। फर्स्ट है क्वाइट स्मोकिंग।
अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो बिल्कुल उसकी स्मोकिंग रोक देनी है, ख़त्म करनी है, स्मोकिंग उसको नहीं करने देना है। अवॉइड सेकेंड हैंड स्मोकिंग, और अगर वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो रही है तो भी उसको अवॉइड करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी ना हो। हेल्दी ईटिंग, आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं या आपका जो डाइटिशियन है, ठीक है, उससे आपको कंसल्ट करके क्या करना है, न्यूट्रिशनल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपका डाइट प्लान बना कर देंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना खाना है। फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में हम एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मसल्स जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, और हमारे जो फेफड़े हैं उनकी भी मसल्स मजबूत होंगी, तो उससे हमें, तो एक्सरसाइज से हमारे जो लंग्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन में पेशेंट्स को जो एम्फाइसमा हो रखा है जिस पेशेंट को, उसको देंगे ब्रोंकोडायलेटर्स, जिससे जो उसके ब्रोंकस हैं वो क्या होंगे, डायलेट्स होते हैं। ओके, स्टेरॉइड्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में अगर एंटीबैक्टीरियल ज़रूरी है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाएगी, एंटीवायरल ज़रूरी है तो वो दिया जाएगा। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी बॉडी में, तो इसलिए हमें उसको क्या देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, चाहे वो ऑक्सीजन मास्क से हो या नेजल कैनुला से हो, किसी के भी थ्रू। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड्स है, एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, एक एक्सरसाइज प्रोग्राम इंक्लूड्स होता है जिसमें आपको वो लंग्स की एक्सरसाइज सिखाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे। नेक्स्ट है डिसीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसमें डिसीज को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से हम उसके साथ डील कर सकते हैं उस पेशेंट की बीमारी के साथ में, ये चीज़ हमें सिखाई जाएगी। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, इसमें हमें क्या खाना है और क्या चीज़ नहीं खानी है, क्या अवॉइड करना है खाना, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं न्यूट्रिशनल काउंसलिंग में। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किसी भी तरह कहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जब हम कभी भी बीमार होते हैं। इवन हमें बुखार, हमें फीवर भी आता है तब भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो क्या होगा, पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाएगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाएगी, जिससे कि वो ज़्यादा परेशान ना हो, अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दे। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में क्या कर सकते हैं हम, रिमूव डैमेज्ड लंग टिश्यू, जो टिश्यू लंग्स के डैमेज हो चुके हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और सेकेंड है लंग ट्रांसप्लांट। देन आप क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसके अगर लंग्स खराब हो चुके हैं पूरी तरह से तो लंग का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको दूसरे लंग ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, वो पेशेंट जिसको एम्फाइसीमा हुआ है और वो ज़्यादा टाइम तक ठीक नहीं हुआ, तो उसके अलावा उसको और भी अदर कंडीशंस हो सकती हैं, तो इसमें वो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है आपका कोलैप्स्ड लंग, जिसमें क्या होगा, पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, इसे कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। सेकेंड है हार्ट प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल कोर पल्मोनेल, इसमें क्या होगा, जो आपका हार्ट है वो फेल हो जाता है, उसे कहते हैं कोर पल्मोनेल। थर्ड है लार्ज होल्स इन द लंग, जिसे बुलाई भी कहा जाता है। लार्ज होल्स लंग में, इसका मतलब साफ जाहिर है कि फेफड़ों में खाली जगहें बन जाती हैं, जिसे बुलाई कहते हैं, जो न्यूमोथोरैक्स के जोखिम को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ओके गाइस, तो ये था एम्फाइसमा जो आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।